चलिए आज हम लोग अपनी सीरीज़ में दूसरा वीडियो पढ़ते हैं। आई होप आप लोगों ने कल वाले वीडियो को पढ़ा होगा और उससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको उसमें कोई भी किसी प्रकार की कमी लग रही है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको ठीक करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो लाइक भी करिएगा और आने वाले वीडियोज़ की जानकारी के लिए सब्सक्राइब भी प्लीज़ कर दीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, फिर हम लोग आगे बढ़ते हुए आप लोगों को कल पढ़ाया था मैंने फिजिक्स, ठीक है। कल मैंने आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाया था। आज भी हम लोग फिजिक्स ही में आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम लोग एक एक स्लॉट करके कंप्लीट करेंगे। अगर बीच में हम लोग कुछ मैथ्स की क्लासेस भी लेंगे फिजिक्स के अलावा, मैथ्स भी क्योंकि हम लोग पैरेलल में लेके चलेंगे, मैथ्स इंग्लिश और रीजनिंग भी, तो वो भी क्लासेस बीच में हमारी लगेंगी। जिस दिन वो क्लासेस लगेंगी उस दिन आपको फिजिक्स की वीडियो नहीं मिलेगी, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि फ़िलहाल आपकी पहले फिजिक्स कंप्लीट करा सकूँ। तो जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम आप लोगों को बताते हैं कि कल हमने फिजिक्स में पहला चैप्टर पढ़ लिया था जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। क्या नाम है उस चैप्टर का? यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट में हमने आप लोगों को वही चीज़ें पढ़ाई थी जो केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी थी या आपके लिए ज़रूरी थी जानना। और बाकी जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, बुक्स में बहुत सारा एक्स्ट्रा मटेरियल्स होता है, उनको मैंने स्किप कर दिया था। इसलिए अगर आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है तो आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा और अपनी पढ़ाई को आगे तक ले जाइएगा। हम लोग जब प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ, ये सीरीज़ कितनी इंपॉर्टेंट थी। और प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग किसी ऐसी जगह से नहीं कर लेंगे कि हमने जो पढ़ाया उसी से केवल क्वेश्चंस आएंगे। हम लोग केरन से सॉल्व करेंगे और घटना चक्र से सॉल्व करेंगे। इन दोनों में से किसी एक बुक को मैं कवर अप करने की कोशिश करूँगी, तो आपको मैं वहीं से कवर अप कराऊँगी, तो आपको पता चलेगा कि आपने कितना अच्छा सीखा इसमें और ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था आपके लिए, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको भी सिलेक्शन चाहिए और एग्ज़ाम आ ही रहे हैं। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको पूरी तरह से एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ा पाऊँ और कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल आपके पास ना जाए जिसे आपको पढ़ने में या फिर लर्न करने में टाइम वेस्ट करना पड़े, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग फिर से दूसरे चैप्टर पे चलते हैं। पहले हम लोग पहले चैप्टर का रिवीजन कर लेंगे। तो आप लोगों को मैंने कल बताया था कि यूनिट्स क्या होती हैं, जो क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के स्टैंडर्ड्स होते हैं उन्हें हम यूनिट्स कहते हैं, आपको पता है। उसके बाद यूनिट्स को हम लोग मेज़र करते थे 4 सिस्टम्स में, CGS, FPS, MKS और SI। SI का फुल फॉर्म भी मैंने बताया था आपको, सिस्टम मीन इंटरनेशनल डी यूनिट्स। ये SI का फुल फॉर्म था। और MKS, CGS और FPS भी हमने आपको बताया था। अब आप लोग जल्दी रिकॉल करिए इनका फुल फॉर्म क्या था। जैसे कि MKS का मीटर किलोग्राम पर सेकेंड या मीटर किलोग्राम सेकेंड, और FPS का फुट पाउंड और सेकेंड, और CGS का सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड, ठीक है। हमने 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी थी, 2 हमने सप्लीमेंट्री यूनिट्स पढ़ी थी और बाकी की सारी क्या थी, डिराइव्ड यूनिट्स थी। हमने ये भी पढ़ा था 2 तरह की यूनिट्स होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं और फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं और डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं। फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जिन्हें हम डिराइव नहीं कर सकते हैं। आप लोगों ने कल पढ़ा था। अगर आप लोगों ने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा जाके, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो वीडियो। और फिर अगर आप लोग ये वीडियो देखेंगे आके तो आपको पूरी चीज़ें लर्न हो जाएंगी। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको क्लास में ही पूरी चीज़ें लर्न करा दूँ। और जब हमने बताया आपको कि 2 तरह की यूनिट्स होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं और एक डिराइव यूनिट्स होती हैं। फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जिन्हें हम डिराइव नहीं कर सकते हैं, वो फंडामेंटली प्रेजेंट होती हैं, वो फंडामेंटल होती है। फंडामेंटल मतलब होता है सबसे बारीक, सबसे छोटी इकाई, उसे हम लोग फंडामेंटल कहते हैं। और डिराइव्ड, जो डिराइव की जा सकती हैं इन फंडामेंटल यूनिट से, उन्हें हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं, ओके। तो डिराइव फंडामेंटल यूनिट्स में हमने क्या क्या पढ़ा था, 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। जैसे कि 7 में से कौन कौन सी थी, आप लोग भी रिकॉल करिए मेरे साथ। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, luminous intensity, amount of substance एंड, और जल्दी से बताइए आप लोग को। मैंने तभी एक का आप लोग को छोड़ दिया है, इलेक्ट्रिक करंट, आप लोग याद आ गया होगा। अब हम लोगों ने ये 7 यूनिट्स पढ़ी, इनकी हमने SI यूनिट्स भी पढ़ी थी। जैसे कि लेंथ की SI यूनिट होती है मीटर, इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट होती है एम्पियर, मीटर को हम लोग M से डिनोट करते हैं, एम्पियर को हम लोग A से डिनोट करते हैं। मास की SI यूनिट होती है केजी मतलब किलोग्राम, उसको हम लोग केजी से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर की SI यूनिट होती है केल्विन को हम लोग K से डिनोट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की SI यूनिट होती है कैंडेला, जिसको हम लोग कैपिटल C स्मॉल d से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की SI यूनिट होती है मोल, MOLE,
और इसको हम लोग डिनोट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में MOL से। और टाइम की SI यूनिट होती है सेकंड, जिसको हम लोग S से डिनोट करते हैं। आपको मैंने रिवीजन कराया फंडामेंटल यूनिट्स का। आई होप आप लोगों ने रिवीजन कर लिया होगा। और उसके बाद फंडामेंटल यूनिट्स के बाद हम लोग 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी पढ़े थे, स्टेरेडियन और रेडियन। रेडियन जो होती है हमारी वो प्लेन एंगल्स के लिए होती है, और स्टेरेडियन जो होती है हमारी सॉलिड एंगल्स के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। बाकी सारी हमारी क्या थी, डिराइव जो डिराइव करी जा रही थी फंडामेंटल यूनिट्स से। अगर आपको देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, जहाँ से हमने कल पढ़ा था। तो कल हमने इसको लूसेंट के इस पहले चैप्टर को पढ़ा था। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमने सबसे कम टाइम दिया था, क्योंकि बहुत टीचर्स होते हैं बहुत लंबा लंबा करते हैं, हमारे पास टाइम नहीं रहता एग्जाम के समय में इतना पढ़ने का। तो ये देखिए आपका लिखा हुआ फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव यूनिट्स के CGS, MKS, FPS एंड SI यूनिट्स, और ये सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं। हाँ ये देखिए, ये हमने कल पढ़ा था, इनके बीच में रिलेशन फोर्स की CGS यूनिट और SI यूनिट के बीच में हम आज इसे पढ़ेंगे। ये दोनों सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमारी यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये सब हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि कैसे क्या रिलेशंस निकालते हैं इनके बीच में। तो डिराइव यूनिट्स में हमने 2 यूनिट्स पढ़ी थी, फोर्स और वर्क। वर्क की CGS यूनिट थी अर्ज, और SI यूनिट्स थी जूल। और इन दोनों के बीच में रिलेशन ये था कि 1 जूल इज 10⁻7 अर्ज थी। और फोर्स की CGS यूनिट थी डाइन, और SI यूनिट्स थी न्यूटन, जिसके बीच में रिलेशन था 1 न्यूटन इज 10⁻5 डाइन। और हमने ये भी पढ़ा था कि लाइट ईयर इज इक्वल्स टू 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और मास ऑफ द सन इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻30। मास ऑफ द सन इसमें नहीं दे रखा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट होता है। फिर हमने डायमेंशंस पढ़ी थी, फिर हमने डायमेंशन निकालना भी सीखा था कि कैसे P इज इक्वल्स टू MV होता है, kg मीटर पर सेकेंड हम निकालते हैं, फिर उसके हिसाब से हम डायमेंशंस रखते हैं। अगर आपने ये सब नहीं देखा है तो आप पहला वीडियो देख सकते हैं हमारा। और ये सारी डायमेंशंस भी हमने इसमें पढ़ी थी, तो आप लोगों को ये रिवीजन हो गया है। अगर आप चाहें तो इस रिवीजन को स्किप कर सकते हैं। अब हम लोग अपने दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। दूसरा चैप्टर जिसका नाम है मोशन। ओके, क्या नाम है इसका? मोशन नाम है। तो मोशन के अंदर बढ़ते हुए हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले क्वांटिटीज़ के बारे में। कल भी हमने आपको बताया था स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बीच में डिफरेंस की। स्केलर क्वांटिटीज़ में केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। और वेक्टर क्वांटिटीज़ में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। जो दोनों ओबे करते हैं उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी साथ में ट्रायंगल लॉ को भी ओबे करती है, इसलिए उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो आइए चलिए हम लोग स्केलर और वेक्टर ही शुरू करते हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ होता है। ये देखिए बोथ लिखा हुआ है, बोथ होता है, और ओबे करती हैं ट्रायंगल लॉ को, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे मास, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क, टाइम, पावर, एनर्जी एक्सेट्रा। और उसी जगह वेक्टर क्वांटिटीज़ के कुछ एग्जांपल्स हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क एक्सेट्रा। अब कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, आप जैसे जान रहे हैं कि एक्सेप्शन कैसे हो जाएगा कि जिसमें ट्रायंगल लॉ नहीं ओबे करेगा लेकिन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे, तो उनको भी हम स्केलर क्वांटिटी में ही रख देंगे। ट्रायंगल लॉ ओबे करना मस्ट है वेक्टर क्वांटिटी के लिए। ओके, तो चलिए हम लोग एक्सेप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए ये एक्सेप्शन लिखा है, इलेक्ट्रिक करंट थ्रो हैज द एज अ डायरेक्शन इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट ओबे द ट्रायंगल लॉ। मतलब इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही होता है, लेकिन फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये ट्रायंगल लॉ को नहीं ओबे करती है। तो चलिए अब हम लोग कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं। नीचे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड्स के बारे में पढ़ते हैं। हमेशा याद रखिएगा डिस्टेंस जो होती है हमारी वो एक्चुअल पाथ लेंथ होती है, जो कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर की जाती है एक टाइम इंटरवल में, उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है कवर करी जाती है जो बॉडी के द्वारा एक डेफिनिट डायरेक्शन में। और आप दूसरे तरीके से आप डिस्प्लेसमेंट को ऐसे भी कह सकते हैं, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द। मैं डेफिनेशन लिख के आपको बताती हूँ। इस डेफिनेशन को कभी कभी हम लोग MCQ में देखते हैं कि MCQ में पूछा रहता है, जो ऑप्शंस में एक ऑप्शन में होती है, लेकिन ये हमने नहीं पढ़ रखा होता है डेफिनेशन, इसलिए हम लोग इसको नहीं पहचान पाते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ये रहती है, ये डिस्प्लेसमेंट shortest distance between the
इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट which is covered by a body is called displacement. Okay, I hope you all are enjoying. तो चलिए हम लोग आगे आते हैं, फिर इसमें देखते हैं हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ये डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिखी थी, डिस्टेंस की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ रखी थी, और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ये रही। अब डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन में आगे बढ़ते हुए हम लोग ये भी जानेंगे कि डिस्टेंस जो होती है हमारी, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, और दोनों की दोनों की यूनिट सेम होती है, जो कि मीटर होती है। इसी को हम लोग SI यूनिट भी बोलते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और ज़ीरो भी हो सकता है, जबकि डिस्टेंस जो होती है वो हमारी हमेशा पॉजिटिव होती है। इन जनरल जो मैग्नीट्यूड होता है डिस्प्लेसमेंट का, वो हमेशा कम होगा या फिर बराबर होगा डिस्टेंस के, कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता डिस्टेंस से। ठीक है, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। जहाँ पे भी आपको कोई भी दिक्कत आती है प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन बता दिया करिए, तो मैं उसमें सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आप लोग ये वीडियो देखते रहेंगे अप्रॉक्सीमेट 1 मंथ तक, तो आपको खुद ही लगेगा कि हाँ मैंने पढ़ा, विदाउट एनी फीस हमने बहुत अच्छा गेन किया, ऐसा आपको लगेगा। इसलिए आप लोग रहा करिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करिए जो भी आप लोगों को दिक्कत आती है या फिर कहीं पे मुझे सुधार करने की ज़रूरत है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक भी करा करिए, अगर आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो लाइक कर दिया करिए। और अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए होते हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब कर दिया करिए। अगर आपको कोई भी चैप्टर और पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं उस चैप्टर में वीडियो डालने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके, अब स्पीड में चलते हैं हम लोग। स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, जैसे कि ये बता रहा है, और SI यूनिट इसकी मीटर पर सेकंड होती है, क्योंकि हमने पढ़ा था डिस्टेंस की SI यूनिट क्या थी, मीटर थी। ये लिखिए मीटर थी, ये देखिए लिखी हुई ये मीटर थी, और ये यहाँ पे डिस्टेंस में मीटर, और टाइम की क्या थी, सेकंड थी। हमने कल पढ़ा था कल की क्लास में, तो मीटर पर सेकंड हो गया। तो जो डिस्टेंस ट्रैवल की जाती है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, उसे हम स्पीड कहते हैं, जिसकी SI यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। और ये स्केलर क्वांटिटी क्यों होती है, क्योंकि हमारी डिस्टेंस जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हमारी स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब हम लोग एवरेज स्पीड निकालना सीखते हैं, कैसे एवरेज स्पीड निकाली जाती है। देखिए अब हम लोग क्या समझते हैं एवरेज स्पीड निकालने का तरीका। एवरेज स्पीड निकालने के लिए समझेंगे, जैसे ये कोई A पॉइंट है, ये कोई B पॉइंट है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक गया, x डिस्टेंस थी इनके बीच में, और ये V1 की स्पीड से गया और फिर वापस आया V2 की स्पीड से, वो भी x डिस्टेंस, क्योंकि बराबर दूरी है, हम एक ही पॉइंट के बीच में तो ट्रैवल कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो टाइम लगा इसको पहली बार में जाने में, A टू B जाने में जो उसको टाइम लगा पहली बार में, वो x डिस्टेंस थी अपॉन V1 स्पीड थी, बराबर T1 हो गया। क्योंकि हमने पढ़ा था फॉर्मूले में कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड भी तो आ जाएगा। इसलिए हम ये T1 निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड रख रहे हैं, और T2 निकालने के लिए भी हम इसी तरह से कर लेंगे x अपॉन V2, क्योंकि V2 स्पीड से आया वो। मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने की आपको कोशिश कर रही हूँ, और फिर भी अगर आपको कुछ लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, तो मैं और कोशिश करूँगी और बेसिक से आपको बता सकूँ। और ये जब आप ऐसे रख देंगे, उसके बाद हम लोग को ये पता है कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन
टोटल टाइम टेकन, जो कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या निकली आपकी 2x, क्योंकि x गया x आया तो 2 बारी x को ऐड कर देंगे तो 2x आ जाएगा हमारा, अपॉन ये x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2, इसको ऐसे लिखेंगे तो 2x अपॉन x कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, x से x काट देंगे तो 2 अपॉन v1 प्लस v2 अपॉन v1 v2, ठीक है, एलसीएम लेके करा हमने। तो यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, आप लोग समझ पा रहे होंगे, दिख रहा होगा आप लोगों को। अब हमने एवरेज स्पीड निकालना का फॉर्मूला सीख लिया है, कैसे ये डिराइव्ड हुआ है। हम लोग वेलोसिटी की ओर बढ़ते हैं। वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है, और वेलोसिटी जो होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसकी भी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, क्योंकि हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट मीटर होती है। देखिए ये लिखा हुआ, बोथ हैव द सेम एसआई यूनिट दैट इज मीटर, ठीक है, इसलिए हमारी वेलोसिटी की भी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड हो जाएगी, क्योंकि टाइम की सेकंड होती है, और ये वेक्टर क्वांटिटी इसलिए हो जाएगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम को ही हम एक्सेलरेशन कहते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है ये एक्सेलरेशन की यूनिट होगी, क्योंकि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की यूनिट होगी, क्योंकि ये वेलोसिटी की यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड और टाइम की सेकंड होगी, तो ये अपॉन में आएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और एक्सेलरेशन भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि वेलोसिटी भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए एक्सेलरेशन भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा। आप देख पा रहे होंगे, एक्सेलरेशन भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। और ये भी याद रखिएगा कि अगर वेलोसिटी डिक्रीज़ करती है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो फिर एक्सेलरेशन हमारा निगेटिव हो जाता है, और इसी को हम लोग रिटार्डेशन भी कहते हैं। अब हम लोग इक्वेशंस के बारे में पढ़ते हैं कि इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्या होती हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन में मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू वी टी। एस इक्वल्स टू वी टी, एस का मतलब हो गया डिस्टेंस, वी का मतलब हो गया वेलोसिटी और टाइम। हमने पढ़ा ही था फॉर्मूला डिस्टेंस का, हमने डिस्टेंस का ये फॉर्मूला पढ़ा था कि स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जब ये डिस्टेंस जो है हमारी निकालनी होगी हमको, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये स्पीड को हम लोग v से डिनोट करते हैं, और टाइम को हम लोग t से डिनोट करते हैं, और डिस्टेंस को हम लोग s से डिनोट करते हैं। इज इक्वल्स टू v इज t इज इक्वल्स टू s आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है, दिखाते हैं मैं आपको। ये देखिए, ये लिखा हुआ है फॉर्मूला, s इक्वल्स टू वी टी, ठीक है, देख पा रहे होंगे आप लोग। उसके बाद अगर हम लोग मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करते हैं, जब यूनिफॉर्मली मूव कर रही होती है बॉडी या ऑब्जेक्ट, तो क्या इक्वेशंस होती है मोशंस की। तो इसमें हम लोग 3 इक्वेशंस के बारे में मेनली पढ़ते हैं। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख लेते हैं, टी कॉमन ले लेते हैं तो ये फॉर्म में आ जाती है। और वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जिसमें से v जो होता है हमारा, ये हमारी फाइनल स्पीड होती है, u हमारी इनिशियल स्पीड होती है, a हमारा एक्सेलरेशन होता है, और t हमारा टाइम होता है। और s हमारा इस वाली इक्वेशन में डिस्टेंस होता है, u हमारी इनिशियल स्पीड होती है, और t हमारा टाइम होता है, और प्लस हाफ a हमारी एक्सेलरेशन, t हमारे टाइम का स्क्वायर। इसी में से हाफ कॉमन ले लेंगे और t कॉमन ले लेंगे, तो ये वाली इक्वेशन आ जाती है। आप लोग तीसरी इक्वेशन पढ़ते हैं, तो v हमारी फाइनल स्पीड होगी, u हमारी इनिशियल स्पीड होगी, और हमारे a जो होगा एक्सेलरेशन होगा, s हमारे डिस्टेंस होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे भी एक एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देखेंगे, जो फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में आएगा। जैसा कि हमने आपको बताया था कि
जो एवरेज वेलोसिटी होती है हमारी वो v प्लस u अपॉन 2 होती है। यहाँ पे देखिए पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि किस चीज़ को बताने के लिए उपयोग हुआ है। जो मैंने अभी आपको ओरली बताया उस चीज़ में यहाँ पे दे रखा है, लिखा हुआ है इस बुक में। तो ये जो v है और u है, इन दोनों को जब ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, जैसे हम 2 नंबर के बीच का एवरेज निकालते हैं वैसे हम 2 वेलोसिटीज़ के बीच का एवरेज निकाल लेते हैं आराम से। लेकिन वो 2 वेलोसिटी फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए। ठीक है, अगर हमें ये जो एक्सेलरेशन है ये मूविंग ऑब्जेक्ट्स का है, अगर ये ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में पूछा जाए तो यहाँ पे हम लोग जी का यूज़ कर लेते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ते हैं। सर्कुलर मोशन ऑब्जेक्ट का डिस्क्राइब किया जाता है सर्कुलर पाथ में। जब वो मूव कर रहा होता है तो हम लोग उसे सर्कुलर मोशन में कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है। जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है तो हम लोग उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी कहते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी चेंजेस कॉन्टिन्यूसली थ्रू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। जब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है मैग्नीट्यूड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी के ही, तो हम लोग ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में कहते हैं। और कैसा सर्कुलर मोशन होता है? वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है जिसमें कि स्पीड ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड रहती है। ठीक है, अब हम लोग एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी कैसी वेलोसिटी होती है। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि एंगुलर शब्द में ही एंगल का कुछ आपको साउंड आ रहा होगा और रूट वर्ड एंगल महसूस हो रहा होगा इसमें। तो रूट वर्ड एंगल के अकॉर्डिंग मतलब इसमें कुछ एंगल से लेना देना है इसका। ओके, ये हम जानेंगे। और जब एंगल्स लेना देना है, द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन जॉइनिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द सर्कल इन यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। जब कोई एक यूनिट टाइम इंटरवल पे ही, जैसे कि हम लोग जानते हैं ये जो सर्कमफ्रेंस होता है ये टी को डिनोट करता है और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की गई। तो ये जो थीटा होता है ये टी के रिस्पेक्ट में हम लोग यूज़ कर लेते हैं डिस्टेंस ट्रैवल करने के रिस्पेक्ट में, क्योंकि थीटा से हम लोग इसका सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हैं और टी टाइम लगा। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी हो जाता है। ठीक है, जहाँ पे टी हमारा टाइम पीरियड रहता है और थीटा हमारा जो रहता है वो जिस एंगल के थ्रू वो घूमा है वो बताता है, जिसे हम लोग एंगुलर वेलोसिटी निकाल लेते हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा, 1/t को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 1/t को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। तो जो म्यू होता है, जो एन जैसा सिंबल होता है, इसको हम लोग म्यू कहते हैं। ये फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ये नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड कहलाता है। तो ये NT बराबर 1 होता है। मतलब कि जो n होता है वो 1/t होता है, तो NT बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग म्यू को रख लेंगे। तो ये जो थीटा होता है ये पाई होता है, 2 पाई। ठीक है, तो ये ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी हो जाएगा। तो और n इज इक्वल्स टू 1/t हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया आपको म्यू फ्रीक्वेंसी होती है तो 1/t होती है। तो ये जो 1/t आया है 2 पाई के साथ में 1/t जो आया है इंटू में, इसमें हम लोग n रख लेंगे तो 2 पाई n हो जाएगा। n का मतलब हो गया म्यू। n को हम लोग म्यू के नाम से जानते हैं, लेकिन आप लोगों को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हुए मैं इसको n साउंड करा रही थी, बाकी इसे बोलते हैं म्यू। ओके, अगर पूरे सर्कुलर पाथ में बोला जाए तो वो हमारी लीनियर स्पीड कहलाएगी, जो कि 2 पाई r टोटल सर्कमफ्रेंस में होगी, टाइम टेकन अपॉन होगा। तो ये ओमेगा हो जाएगा, 2 पाई अपॉन टी ओमेगा हो जाएगा और r हमारा रेडियस हो जाएगा। इस तरह से हम निकाल सकते हैं लीनियर स्पीड को एंगुलर स्पीड के टर्म्स में। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं। फिर कल हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस की सारे लॉ पढ़ेंगे, उनकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे और उनका यूजेस पढ़ेंगे कि कैसे ये इंपॉर्टेंस प्ले करती हैं फिजिक्स में। और आज भी मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। अगर किसी प्रकार की आपको कोई भी दिक्कत महसूस हो रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगी। और आप लोग इसे पढ़ के ज़रूर आइएगा। और जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा वो लोग पहला वीडियो भी देख लीजिएगा, जिसमें आपका फ्लो नहीं बिगड़ेगा। क्योंकि जब तक आप पहला वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको दूसरा वीडियो नहीं समझ में आएगा। और वो बेसिक चैप्टर था जो आपको हर चैप्टर में लगभग काम आएगा, क्योंकि हर चैप्टर में SI यूनिट्स होती हैं, हर चैप्टर्स में यूनिट्स होती हैं, इसलिए वो बेसिक था। और बेसिक पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है
आपको आगे बढ़ने के लिए। और फिर हम लोग कल जब न्यूटन्स लॉ के पढ़ेंगे तब फिर से इसका रिवीजन करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे जैसे आज की हमने किया। तो आप लोग पढ़ के आइएगा, फिर हम लोग कल फिर आगे बढ़ते हैं और फिर नई नई चीज़ें सीखेंगे। और प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, और हमेशा ही ऐसी खुशहाल और स्वस्थ रह कर के पढ़ाई कीजिएगा। ओके बाय।